हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी पर्दा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ पर रहती है सुबु, यानी कि शुभ लक्ष्मी। और उनके गांव की एक प्रथा है जिसमें सारी लेडीज अपने आप को पर्दे में रखती है। मतलब वो बिना पर्दे के सिर्फ अपने पापा, अपने भाई या फिर अपने पति के साथ ही बात कर सकती थी। और इसी वजह से सुबु भी ऐसी ही प्रथा को फॉलो किया करती थी, जिसकी वजह से वो भी हमेशा पर्दे में रहती थी। एक्चुअली जब से लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होते थे, तब से उन्हें पर्दा करके रहना पड़ता था। अब सुबु के घर वालों की बात करें तो सुबु जब बहुत छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसके बाद सुबु के पापा रामा ने ही उसकी परवरिश की थी। एक्चुअली सुबु के पापा पर्दा बेचा करते थे और इसी से वो अपना घर चलाया करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गांव में मेला लगा हुआ था और सभी गांव वाले ज्वाला माँ की पूजा कर रहे थे। अब सुबह भी मेले में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात राजेश से होती है। एक्चुअली राजेश सरपंच का बेटा है और सुबह की जल्दी राजेश के साथ शादी होने वाली है। एक्चुअली वो दोनों बचपन से दोस्त थे और बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन जब से शुभू के पीरियड स्टार्ट हो गए तो उसने पर्दा कर लिया और तब से उसने राजेश को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। तो वही राजेश भी इंतजार कर रहा था कि आखिर कब उनकी शादी होगी। अब मेले में कठपुतली का प्ले दिखाया जाता है, जिसमें हमें ज्वाला माँ की कहानी पता चलती है। एक्चुअली ज्वाला माँ इसी गांव की योद्धा थी और वो बच्चों को तीरंदाजी सिखाया करती थी। एक दिन जब वो तीरंदाजी सिखा रही थी तो उनके एक स्टूडेंट को सांप ने काट दिया। एक्चुअली तब ज्वाला माँ प्रेग्नेंट थी और रात होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपने स्टूडेंट को टांगे में डालकर उसे वैद्य के पास लेकर चली गई। वहाँ पर उन्होंने अपने स्टूडेंट को वैद्य के पास छोड़ दिया ताकि उसका इलाज हो सके और वो वापस अपने घर आने लगी। अब रास्ते में उन्हें 4 आदमी मिले, जिन्होंने उनसे कहा कि वो अकेले ट्रैवल करेगी तो उसके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अब ज्वाला माँ को भी उनकी बातें सही लगी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन आदमियों के साथ टांगे में बैठकर अपने घर वापस जाएगी। लेकिन उन 4 आदमियों की नीयत अच्छी नहीं थी। उन्होंने रास्ते में ज्वाला माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन ज्वाला एक योद्धा थी, इसलिए वो उन चारों से लड़ने लगी। और ये देखने के बाद उन चारों ने उसे आग में डाल दिया, जिसकी वजह से वो जलने लगी। लेकिन ज्वाला ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने खुद के साथ साथ उन चारों आदमियों को भी आग में डाल दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो वही ज्वाला काफी जल चुकी थी, इसलिए उसने खुद को खत्म कर दिया। अब ज्वाला की डेथ के बाद जब भी गांव में कोई बच्चा पैदा होता तो वो मरा हुआ पैदा होता। ये देखकर गांव वालों को लगा कि ज्वाला माँ का श्राप है और इसी वजह से बच्चे इस तरह से पैदा हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने ज्वाला माँ की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगे। अब एक दिन जब पूजा चल रही थी तो एक पर्दा उड़कर ज्वाला माँ की मूर्ति पर आ गिरा और ये देखकर गांव वालों को लगा कि शायद ज्वाला माँ चाहती है कि सारी लेडीज अपने आप को पर्दे में कवर करे, ताकि वो उन्हें हर खतरे से प्रोटेक्ट कर सके। और इसी वजह से तब से गांव वालों ने सारी लेडीज को पर्दा करने के लिए कहा और तब से इस प्रथा को फॉलो किया जा रहा था। और जैसे लेडीज ने पर्दा करना शुरू कर दिया, गांव में बच्चे हेल्दी पैदा होने लगे। ये देखने के बाद गांव वालों का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद हर लेडीज इस पर्दे वाले रूल को फॉलो करती। अगर किसी ने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो गांव वाले उसे सजा के तौर पर मार देते। अब अगले दिन शुभू अपनी माँ की कब्र के पास जाती है और काफी बातें करती है। जिसके बाद जब वो वहां से निकल रही थी तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और उसका पर्दा उड़ जाता है, जो देखकर शुभू भी काफी डर जाती है और जल्दी से वो पर्दा लेकर अपने चेहरे को कवर कर देती है। अब वहां पर शुभू के साथ बस उसकी दोस्त थी, जिसकी वजह से शुभू को कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि लेडीज के सामने तो चेहरा दिखा सकते थे। जिसके बाद शुभू राजेश से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उससे बिना देखे उसके साथ बात करती है। वो उससे एक लॉकेट भी गिफ्ट करती है और दोनों कुछ बातें करने के बाद शुभू अपने घर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने पापा से कहती है कि वो उसकी माँ की दोस्त रत्ना को उसकी शादी में बुलाए, क्योंकि उसके बिना वो शादी नहीं करेगी। एक्चुअली रत्ना शुभू की माँ की काफ़ी अच्छी दोस्त थी और वो शहर में रहा करती थी। अब शुभू के कहने पर शुभू के पापा रामा रत्ना को कॉल करते हैं और उसे शादी में इनवाइट करते हैं, जिसके लिए रत्ना भी मान जाती है। अब रत्ना की बात करें तो रत्ना की फैमिली में उसका हस्बैंड और उसके 2 बच्चे थे, जो कि पूरी तरह से रत्ना पर डिपेंडेंट थे। इसलिए रत्ना को ही हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ता था और इसी वजह से रत्ना के पति उसे शादी में जाने से मना करते हैं। लेकिन रत्ना उन्हें काफ़ी कन्विंस करती है, जिसके बाद उसका हस्बैंड उसे शुभू की शादी में जाने की परमिशन दे देता है। तो वहीं हम शुभू को देखते हैं, जो गांव के एक लड़की की फंक्शन में आती है। एक्चुअली उस लड़की के पीरियड स्टार्ट हो गए थे, इसलिए वो फंक्शन रखा गया था और इसके बाद वो लड़की भी अब पर्दा पहनने वाली थी। अब सब लोग सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर राजेश का एक दोस्त आता है और उसकी मैगजीन नीचे गिर जाती है और उस मैगजीन के कवर पर शुभू का फोटो था। ये देखकर सभी गाँव वाले काफी शॉक थे, क्योंकि अब शुभू का चेहरा सब लोगों ने देख लिया था
और सभी लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि शुब्बू ने अपनी फ़ोटो क्लिक की होगी और इसी वजह से वो मैगज़ीन में छपी है। तो वही शुब्बू भी ये देखकर काफ़ी डर जाती है कि आखिर ऐसे कैसे उसकी फ़ोटो मैगज़ीन में आ सकती है। एक्चुअली शुब्बू जब अपनी माँ की कब्र से वापस आ रही थी तब उसका पर्दा उड़ गया था और तभी किसी फ़ोटोग्राफ़र ने उसका फ़ोटो क्लिक किया था और उसे मैगज़ीन में दे दिया था। अब शुब्बू अपनी बात गाँव वालों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गाँव वालों का कहना था कि अब शुब्बू का चेहरा सब लोगों ने देख लिया है, इसलिए गाँव की परंपरा के मुताबिक शुब्बू को भी जल समाधि लेनी होगी। और अगर शुब्बू ने ऐसा नहीं किया तो उनके गाँव की एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी उसका बच्चा भी मरा हुआ पैदा होगा। अब ये सुनने के बाद शुब्बू काफ़ी हर्ट हो जाती है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर रत्ना भी आती है और वो गाँव वालों को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन गाँव वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तो रत्ना उन्हें पुलिस की धमकी देती है, जिस पर रत्ना को पता चलता है कि शुब्बू जब अपनी माँ के पेट में थी तभी गाँव की एक औरत ने अपना पर्दा निकाल लिया था। और इसके बारे में जब शुब्बू के पापा रामा को पता चला तो उन्होंने गाँव वालों को बता दिया, जिसके बाद उस औरत को भी जल समाधि लेनी पड़ी थी। इसलिए गाँव वाले रत्ना से कहते हैं कि अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो सबसे पहले शुब्बू के पापा को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही एक लड़की की मौत हुई थी। अब ये सुनने के बाद रत्ना चुप हो जाती है, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। वो शुब्बू से कहती है कि वो उसके साथ भाग चले, लेकिन शुब्बू कहती है कि वो अपने गाँव वालों को इस तरह से श्राप में डालकर भाग नहीं सकती। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो जल समाधि लेगी। अब दूसरे दिन राजेश सुब्बू को मिलने बुलाता है तो सुब्बू काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनकी शादी होने वाली थी और ये सब कुछ हो गया था। अब सुब्बू आखिरी बार राजेश को देखना चाहती थी, इसलिए वो उसे सामने आने के लिए कहती है, जिसके बाद वो राजेश को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोती है और राजेश उसे कहता है कि वो जानता है कि सुब्बू की इसमें कोई गलती नहीं है। वो सुब्बू को बताता है कि उसने पता किया कि वो फोटोग्राफर धर्मशाला में है, इसलिए उसने उसे कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन वो कहता है कि वो जल्दी उससे मिलेगा और उसे यहाँ पर लाकर सुब्बू से माफ़ी मांगने के लिए कहेगा। लेकिन सुब्बू के लिए तो अब सब कुछ खत्म हो गया था। जिसके बाद वो डेट आती है जिस दिन सुब्बू को जल समाधि लेनी थी और गांव वाले उसे एक पत्थर बांधते हैं, जिसके बाद उसे पानी में जाने के लिए कहते हैं। अब सुब्बू भी वैसा ही करती है, लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तब अचानक से एक तूफान आता है और ज्वाला माँ की मूर्ति के सामने जो अखंड दिया रखा गया था वो बुझ जाता है। ये देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि शायद वो कोई गलती कर रहे हैं और इसी वजह से वो सुब्बू को पानी से बाहर निकालते हैं। जिसके बाद पंचायत बिठाई जाती है और गांव वाले फैसला करते हैं कि शायद शुब्बू की इसमें गलती नहीं थी और इसी वजह से जब शुब्बू को सजा मिली तो देवी माँ नाराज हो गई। इसलिए वो शुब्बू से कहते हैं कि उसे धर्मशाला जाना होगा और वहां से उस फोटोग्राफर को लेकर आना होगा, और अगर वो सबको बताएगा कि उसने बिना शुब्बू को बताए उसकी फोटो क्लिक की थी तो वो लोग उसे माफ कर देंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर शुब्बू को सजा हो जाएगी। साथ ही उसे कहा जाता है कि शुब्बू की जो फ्रेंड शर्वरी प्रेग्नेंट है उसका बच्चा होने से पहले शुब्बू को वापस आना होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शर्वरी का बच्चा भी मरा हुआ पैदा हो सकता है। साथ ही अगर शुब्बू वापस नहीं आई तो उसके पापा को जलाकर मार दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद शुब्बू धर्मशाला जाने के लिए मान जाती है। अब पहले उसके साथ राजेश आने वाला था, लेकिन राजेश के पापा उसे मना कर देते हैं, जिसके बाद रचना फैसला करती है कि वो शुब्बू के साथ धर्मशाला जाएगी। अब वो दोनों धर्मशाला जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर शुब्बू ट्रेन से देखती है कि राजेश उसे देख रहा था और शुब्बू को पूरा यकीन था कि राजेश उसका इंतजार करेगा। जिसके बाद वो दोनों धर्मशाला के लिए निकलते हैं तो वही रत्ना शुब्बू को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवी माँ ने उसे और एक मौका दिया है तो शुब्बू सब कुछ ठीक कर देगी। साथ ही वो उसे बताती है कि धर्मशाला में उनकी मदद रत्ना की दोस्त की बेटी एमी करेगी, जो कि एक इंजीनियर थी। जिसके बाद हम एमी को देखते हैं, जो एक साइट पर काफ़ी डेडिकेशन से काम कर रही थी, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट की लीडर बनना चाहती थी और उसे पूरा विश्वास था कि लीडर वही बनेगी। लेकिन जब लीडर को चूज़ किया जाता है तो एमी को नहीं, किसी लड़के को लीडर बनाया जाता है। अब ये सुनकर एमी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उसने तो इतनी मेहनत की थी। तो उसका बॉस कहता है कि एक्चुअली क्लाइंट को किसी लड़की को लीडर नहीं बनाना था, वो चाहते थे कि कोई लड़का लीडर हो, इसलिए उसे लीडर नहीं बनाया गया। अब ये सुनने के बाद एमी काफ़ी हर्ट होती है और अपने बॉस से कहती है कि वो लीव पर जा रही है, क्योंकि वैसे भी इस काम के चक्कर में उसने एक भी छुट्टी नहीं ली थी और अब उसे एक ब्रेक की ज़रूरत थी, इसलिए वो ऑफिस से निकल जाती है। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है, जो कि उसे रत्ना और शुभू के बारे में बताती है और उससे कहती है कि वो उनकी मदद करे, जिसके लिए एमी भी मान जाती है। जिसके बाद वो शुभू और रत्ना को स्टेशन पर पिक करने जाती है और वहाँ से वो लोग धर्मशाला बाय रोड जाने वाले थे। अब वो एक जगह पर शॉपिंग करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर शुभू एक बहुत बड़ा पोस्टर देखती है जिसमें उसका ही फोटो था, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तब रत्ना उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं हम राजेश को देखते हैं, जो शुभू के बारे में ही सोच रहा था।
तब उसके पापा उसे कहते हैं कि अब शुभू के साथ राजेश की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि भले शुभू की गलती ना हो, लेकिन उसका चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया है, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी लड़की उनके घर की बहू बने। अब ये सुनकर राजेश भी काफी शौक था। जिसके बाद हम शुभू को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड शर्वरी को कॉल करती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। लेकिन तभी वहां पर शर्वरी का हस्बैंड आता है और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद हम एमी को देखते हैं, जो शुभु और रत्ना के साथ धर्मशाला के लिए निकलती है। अब रास्ते में वो शुभु से पूछती है कि आखिर वो ये पर्दा क्यों लेती है। तो शुभु का कहना था कि ये पर्दा उसे हर बुराई से प्रोटेक्ट करता है। जिस पर एमी हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं होता। अब ये सुनकर शुभु भड़क जाती है और एमी से कहती है कि वो उनकी परंपराओं का मजाक ना उड़ाए। अगर उस दिन ज्वाला माँ ने पर्दा कर लिया होता तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। ये पर्दा उनका रक्षा कवच है। अब ये सुनकर एमी हंसने लगती है और कहती है कि क्या ये पर्दा बुलेट प्रूफ है। अब ये सुनकर शुभू को भी गुस्सा आता है और उनके बीच में बहस होने लगती है। जिसके बाद रत्ना उन्हें शांत करवाती है। जिसके बाद वो एमी से पूछती है कि एमी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो एमी कहती है कि उसका गोल कुछ अलग है, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, इसलिए उसे शादी करना, बच्चे, ये सब पसंद नहीं है। जो सुनकर शुभू काफी शौक थी, क्योंकि शुभू का कहना था कि औरत का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो बच्चा पैदा कर सके और एक नई जिंदगी को दुनिया में ला सके, और एमी इसी के लिए मना कर रही थी। अब इसी बात पर दोनों में फिर से बहस होने लगती है और रत्ना उन्हें शांत करवाती है। एक्चुअली एमी और शुभू की थिंकिंग काफी ज्यादा अलग थी, इसलिए छोटी छोटी बात पर उनके बीच लड़ाई हो जाती और रत्ना को ही उन्हें शांत करना पड़ता। तो वही राजेश देखता है कि गांव में से काफी सारे लोगों ने वो मैगजीन खरीद ली थी जिस पर शुभू का फोटो था, और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसकी होने वाली वाइफ को सभी लोग देख रहे थे। जिसके बाद हम शुभू को देखते हैं, जो रात में रो रही थी। अब ये देखकर एमी को काफी बुरा लगता है और वो आकर शुभू से माफी मांगती है और कहती है कि आइंदा वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। अब ये सुनने के बाद शुभू और एमी की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। तो वही रत्ना को बार बार उसका हस्बैंड कॉल कर रहा था कि वो घर वापस आ जाए, क्योंकि वो बच्चे और घर को संभाल नहीं पा रहा था। तो रत्ना उसे कहती है कि उसकी एक आंटी की तबीयत खराब है, इसलिए उसे कुछ टाइम और लगेगा। अब ये सुनकर उसका हस्बैंड और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब ये तीनों धर्मशाला की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी रास्ते में एक लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था और उसे क्लियर होने में 3 दिन लगने वाले थे। अब ये देखकर एमी डिसाइड करती है कि वो वहाँ के एक ग्रुप के साथ कैंपिंग करेगी। अब रत्ना और सुब्बू भी उसके साथ वहां पर आ जाते हैं, जहां पर सुब्बू अलग अलग लोगों से मिलती है और उनकी कहानी सुनकर वो समझ जाती है कि पहले उसे लगता था कि उसके गांव वाले जो कहते हैं वो सही है, लेकिन अब जब वो बाहर आ चुकी थी तो वो समझ जाती है कि उसकी दुनिया बस गांव तक सीमित नहीं थी। ये दुनिया तो बहुत बड़ी है और उसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। साथ ही वो ये भी समझ गई थी कि आज़ादी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फ्रीडम से ही हमारे लाइफ में खुशी आती है। जिसके बाद अगले दिन एमी और रत्ना आगे बातें करते हुए जा रहे थे, तो वही सुब्बू वहीं पर रुक जाती है और वो राजेश को कॉल करने लगती है, लेकिन राजेश उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांव में राजेश की शादी हो रही थी। तभी राजेश के पापा कॉल रिसीव करते हैं और सुब्बू को बता देते हैं कि राजेश की शादी हो गई। ये सुनकर सुब्बू पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब वो रोते हुए थोड़ा आगे आती है, जहाँ पर 4 आदमी शराब पी रहे थे, और वो जैसे ही शुभू को देखते हैं उसे किडनैप करके वहां से ले जाने लगते हैं, जहाँ पर वो शुभू के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। लेकिन कैंपिंग के 2 लड़कों ने शुभू को ले जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तो वही एमी और रत्ना भी उन्हें फॉलो कर रहे थे, जो देखकर वो चारों डर जाते हैं और शुभू को बाहर फेंक देते हैं। अब शुभू को काफी चोट लगी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया था कि पर्दा उसे प्रोटेक्ट नहीं करता। तब रत्ना शुभू से कहती है कि ज्वाला माँ ने पर्दा रखा होता तो भी उनके साथ यही होता, क्योंकि कुछ लोगों की नीयत ही खराब होती है। वो कहती है कि ज्वाला माँ एक योद्धा थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, तो वो ऐसे कैसे चाहेगी कि सारी लड़कियां डर कर पर्दे में रहे। साथ ही अगर ज्वाला माँ देवी है तो कभी भी कोई देवी बच्चों को इस तरह से नहीं मारेगी। साथ ही रत्ना शुभू से कहती है कि जब भी शुभू के गांव में किसी लेडी ने पर्दा हटाया है तो किसी बच्चे की मौत नहीं हुई, लेकिन गांव वालों ने उस लेडी को ही मार दिया है। वो कहती है कि एक्चुअली ये सब हमारे धर्म में नहीं लिखा, लेकिन ये सब कुछ लोगों ने इस परंपरा को बनाया है ताकि वो लड़कियों को काबू में रख सके और उन्हें आज़ादी ना दे सके। अब ये सुनने के बाद शुभू इसके बारे में काफ़ी सोचती है। जिसके बाद अगले दिन जब लैंडस्लाइड क्लियर हो चुकी थी तो वो लोग आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं, और तब शुभू अपना पर्दा हटाती है और वो पहली बार काफ़ी ज़्यादा आज़ाद फील करने लगती है।
अब शुभू की मैगजीन काफ़ी फेमस हो गई थी और इसी वजह से सब लोग जब शुभू का चेहरा देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि शुभू तो वही लड़की है जो मैगजीन पर थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये सुनकर शुभू को भी काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके बाद शुभू भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। अब दूसरे दिन रत्ना शुभू को एक वीडियो दिखाती है। एक्चुअली वो वीडियो उसी फोटोग्राफर का था जिसने शुभू की फ़ोटो क्लिक की थी। एक्चुअली एमी ने फोटोग्राफर को मेल किया था और उसे शुभू के बारे में सब कुछ बता दिया था और इसी वजह से उस फोटोग्राफर ने ये वीडियो करके एमी को भेजा था, जहाँ पर वो फोटोग्राफर कहता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और उस दिन जब वो फोटो क्लिक कर रहा था तभी उसने शुभू को देखा था और इसने उसने शुभू की फोटो क्लिक की क्योंकि उसे शुभू की आंखें काफ़ी अच्छी लगी। उसकी आंखों में एक आग थी और इसलिए उसने वो फोटो क्लिक की थी। लेकिन वो शुभू से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से शुभू इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई। वो शुभू से माफ़ी मांगता है और साथ ही वादा करता है कि वो आइंदा उसका फ़ोटो कभी भी यूज़ नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद शुभू काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसके पास प्रूफ आ गया था कि उसने वो फ़ोटो अपनी मर्ज़ी से क्लिक नहीं की थी, बल्कि बिना उसे बताए किसी ने उसकी फ़ोटो क्लिक की थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो वापस अपने गाँव जाएगी। लेकिन ये बात एमी को पसंद नहीं आती क्योंकि उसका कहना था कि शुभू अब आज़ाद हो चुकी है तो उसे वापस वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है। और इसी वजह से जब वो वापस आ रहे थे तो एमी कुछ लड़कों के साथ रेस करने लगती है और अपनी कार को काफ़ी स्पीड में चला रही थी, जो देखकर रत्ना काफ़ी डर जाती है। तभी रत्ना के हस्बैंड का बार बार उसे कॉल आ रहा था, जो कि उसे डांटता है कि वो जल्दी से वापस घर आ जाए। अब ये सुनकर रत्ना भी काफ़ी भड़क जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि क्या वो 4 दिन अपना घर अपने बच्चे संभाल नहीं सकता। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, तब तक वो अपने घर को और बच्चों को ठीक से संभाले। अब ये सुनकर रत्ना का हस्बैंड भी काफ़ी शॉक था। जिसके बाद एमी काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रही थी कि तभी वहाँ पर आराध्या नाम की पुलिस ऑफिसर आती है और वो एमी को रोकती है, जिसके बाद वो इन तीनों को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर रत्ना थोड़ा सा रिलैक्स करती है। तो वही शुभू एमी को डांटने लगती है कि आखिर वो उन लड़कों के साथ रेस क्यों कर रही थी, जिस पर एमी का कहना था कि उसने 8 सालों से इतना काम किया था लेकिन उसे लीडर नहीं बनाया गया, बल्कि किसी मेल को लीडर बनाया गया, जबकि वो ज़्यादा काम करती है और वो ज़्यादा इसके काबिल है। और इसी के गुस्से में वो उस रेस को कर रही थी। अब आराध्या उनकी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो एमी से पूछती है कि आखिर वो रत्ना और सुबू के बारे में क्या सोचती है, जिस पर एमी का कहना था कि वो दोनों तो लूजर हैं। कोई अपने पति की चापलूसी कर रहा है तो वही कोई दूसरे लोगों के सुपरस्टिशंस को फॉलो कर रहा है। वो दोनों लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। उन्हें छोटी छोटी बातों पर रोना आता है और इसी वजह से वो लाइफ में कुछ भी कर नहीं सकती, क्योंकि अगर उन्हें पीरियड्स भी होंगे तो भी वो छुट्टी लेंगी ये बोलकर कि पेट दुख रहा है। अब ये सब सुनने के बाद आराध्या कहती है कि अगर एमी चाहती है कि लेडीज अपना फ्रीडम चाहिए तो वो ये कैसे कह सकती है कि किसे क्या करना चाहिए। मतलब एमी के मुताबिक शादी बच्चे ये सब नहीं करना चाहिए, ना ही पीरियड्स के क्रैम्प्स के वक्त छुट्टी लेनी चाहिए। आराध्या कहती है कि हर लेडीज की अपनी लाइफ में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। किसी को घर चाहिए होता है तो किसी को पैसा और करियर, और कुछ लेडीज ऐसी भी होती है जिन्हें दोनों चाहिए होता है। ये उनकी चॉइस है, इसलिए एमी को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद एक लेडी होकर एक लेडी की चॉइस की रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो और कोई क्या ही करेगा। अब ये सुनने के बाद एमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो जाकर शुभू से माफ़ी मांगती है और उन दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। तो वही अगले दिन शुभू को उसके पापा का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि शर्वरी की तबीयत बिगड़ चुकी है, इसलिए अगर शुभू अब वापस नहीं आई तो उसके पापा को मार दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद शुभू डिसाइड करती है कि वो गाँव में जाएगी, लेकिन वो भी बिना पर्दे के। ये सुनकर एमी और रत्ना काफ़ी शॉक थे, क्योंकि ये देखकर पता नहीं गाँव वाले क्या करेंगे। लेकिन शुभू फैसला कर लेती है कि वो बिना पर्दे के ही जाएगी, और अगर ऐसे में शर्वरी के बच्चे की मौत हो जाती है तो वो खुद को ख़त्म कर लेगी। लेकिन अगर उसका बच्चा ठीक से पैदा होता है तो सारी लेडीज़ का पर्दा हट जाएगा। अब गाँव वाले शुभू को बिना पर्दे के देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। तो वही शर्वरी की तबीयत खराब हो गई थी और वो सांस नहीं ले पा रही थी। ये देखकर सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि शर्वरी और उसके बच्चे दोनों की मौत होगी। और इसी वजह से जब शर्वरी के पति को ये बात पता चलती है तो वो शुभू को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो ऐसा कुछ करता, वहां पर शुभू के पापा आते हैं और शुभू को थप्पड़ मारकर उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन शुभू उस पर्दे को फेंक देती है कि तभी पता चलता है कि शर्वरी की डिलीवरी हो गई, क्योंकि उसकी तबीयत फिर से ठीक हो गई थी और उसका बच्चा काफी अच्छा खासा था। जो सुनकर शर्वरी के पति को और गाँव वालों को एहसास हो जाता है कि वो कितने गलत थे, और सारी औरतें अपना पर्दा निकाल देती है। जिसके बाद शुभू मंदिर जाती है और वहाँ पर ज्वाला माँ की मूर्ति पर जो पर्दा लगा हुआ था उसे जला देती है। कि तभी वहाँ पर शर्वरी का हस्बैंड भी आता है और वो अपनी बेटी को शुभू के हाथ में देता है। और ये देखकर सभी गाँव वाले समझ जाते हैं कि वो एक अंधश्रद्धा को फॉलो कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था।
और इसी के साथ में ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पर्दा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।